हेडिंग दीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के लिसन, द सोर्स ऑफ फंड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये बैलेंस शीट है। इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट। ठीक है, इट इज अ सोर्स ऑफ फंड फॉर द कंपनी। पैसा यहाँ से उठता है एंड इट हेल्प्स टू रन द कंपनी। इट मीट्स द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। द फंड प्रोक्योर्ड फ्रॉम दिस सोर्स आर डिप्लॉयड इन assets of the company by procuring fixed assets, investment, other assets. सर, फंड उठा रहे हैं, इसका एक कॉस्ट है। फंड उठा रहे हैं, इसका एक कॉस्ट है। जैसे डेट का इंटरेस्ट कॉस्ट है। डेट अगर हम किसी मार्केट से ले, डेट ले या लोन ले, डेट ले या लोन ले, ठीक है, लोन डेट का मतलब डिफरेंस पता है। लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो मार्केट से ले रहे हैं फ्रॉम जनरल पब्लिक, इट इज डेट। अंडरस्टूड? तो हम लोग ले रहे हैं, इट हैव सम कॉस्ट एंड द कॉस्ट इज बेसिकली इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर डेट, फॉर प्रेफरेंस शेयर इट इज डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर 8% का इंटरेस्ट है और फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं है, then the cost of the company will be कितना? 8%। फ्लोटिंग कॉस्ट है तो 8% कुछ ज़्यादा है कि नहीं? सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर में भी वही है, प्रेफरेंस शेयर में भी यही है। इफ वी ऑर्डर द कॉस्ट, इफ वी ऑर्डर द कॉस्ट, सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसका है? जिसका सबसे रिस्क ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसका है भाई? जिसका सबसे रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, वही तो सबसे ज़्यादा डिमांड करेगा ना, और जो डिमांड करेगा ज़्यादा, उसके लिए, कंपनी के लिए कॉस्ट सबसे ज़्यादा है कि नहीं? जो डिमांड करेगा ज़्यादा, उसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा। हु इज़ डिमांडिंग हाई इक्विटी? बिकॉज ही इज ही इज़ विलिंग टू टेक हाई रिस्क। मैं लास्ट में खड़ा हूँ, सबको दे देना, डिवेंचर को दे देना, प्रेफरेंस को दे देना, सबके लास्ट में मैं खड़ा हूँ, मिला तो पूरा सारा मेरा। अंडरस्टूड? उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड, देन डेट। डेट इज टर्म टू बी सिक्योर्ड, बिकॉज सबसे पहले वही जाके हक मारेगा कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो रहा है तो आई विल कम एंड लिक्विडेट द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड टेक अवे माई पोर्शन ऑफ अमाउंट फंडेड, है कि नहीं? सर, इसका कॉस्ट निकालने का हम लोग सीख गए थे। केपी, केडी, है कि नहीं? अगर लोन रहे, टर्म लोन रहेगा तो केटी, इजी है, सेम है। टर्म लोन निकालने आपको बोलेगा नहीं कभी, ठीक है? जो केडी आता है वो बेसिकली जनरली क्या आता है, आफ्टर टैक्स की बिफोर टैक्स? आफ्टर टैक्स, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर डायरेक्ट बोल दिया कि अगर आपने निकाल दिया डी, सॉरी, I1 माइनस टी, तो इट विल कम टर्म्ड एज आफ्टर टैक्स केडी, ठीक है। अगर एग्जाम में दे दिया कि केडी इज 9%, केडी इज 9% एंड टैक्स रेट इज 30%, देन ये what will you assume, this is after tax KD or before tax KD? Before tax KD, understood? अगर आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया है, आपने जो फॉर्मूला से निकाला ना, वो आपको निकाल के दे दिया है कि KD is 9%, तो it will always assume that it is a before tax KD,
देन सर आफ्टर टैक्स केडी कैसे करना है? आफ्टर टैक्स केडी करना है केडी इंटू 1 - t। इस एग्जाम्पल में 9 इंटू 1 - 0.3 कितना आ रहा है? 6.3%। इट विल बी टर्म्ड एज क्या, आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? आफ्टर टैक्स केडी। ठीक है सर, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, पुराना वाला ही बता रहा हूँ। एक नया चीज़ यहाँ पे मिला कि सर क्योंकि अभी तक फुल फ्लेजेड सम्स में गया नहीं है, तो आपको तो मैं यही निकालना सिखा रहा हूँ, 9% कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अंडरस्टूड? लेकिन एग्जाम में अगर दे दिया आपको, पर्पज है कि बड़ा सम्स करना है, उसमें एक छोटा सा सम्स आपसे ये निकलवा नहीं रहा है, आपको ये दिया ही नहीं है इंटरेस्ट कितना है, आपका मेच्योरिटी कितना है, कुछ नहीं दिया, आपको बोल दिया केडी है 9%, मैंने निकाल के दे दिया केडी, तो इट विल बी ऑलवेज अज्यूम्ड कि 9% इज बिफोर टैक्स, इट हैज टू बी डन आफ्टर टैक्स, क्योंकि मेरा पर्पज आफ्टर टैक्स निकालने का, मैं जो फॉर्मूला से निकालता हूँ ना, दैट इज आफ्टर टैक्स ऑलवेज। तो आफ्टर टैक्स नहीं है, ये बिफोर टैक्स दिया हुआ है, और टैक्स रेट भी दिया हुआ है। सर टैक्स रेट नहीं दिया हो, टैक्स रेट नहीं दिया होगा तो क्या फर्क पड़ता है आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स? इफ टैक्स रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो ठीक है, आप इसको आफ्टर टैक्स मानो बिफोर टैक्स मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन अगर आफ्टर टैक्स रेट दिया हुआ है तो इट विल ऑलवेज बी अज्यूम्ड एज बिफोर टैक्स एंड वी हैव टू डू आफ्टर टैक्स kd into 1 - t। अंडरस्टूड? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अच्छा वो डिवेंचर वाले पोर्शन में जाइए, ये वाला लिख लीजिए, इससे क्या होगा ना कि नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। डिवेंचर वाले पोर्शन में जाइए, ये वाला लिख लीजिए, लिखिए नोट कॉस्ट ऑफ डेट जहां खत्म हुआ है, नोट if in question kd is given, if in question kd is given directly, if in question kd is given directly, then always assumed it as before tax। या फिर प्री टैक्स, कुछ भी बोलो, प्री टैक्स या बिफोर टैक्स, ठीक है? ठीक है, और लिखना we have to use post tax kd in the sums, we have to use post tax kd in the sum, that is kd into 1 - t, kd into 1 - t। ठीक है, ऐसे करके इसको पोस्ट टैक्स करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आते हैं सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हेडिंग दी है ना, कंसीडर, नीचे लिखिए, कंसीडर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, कंसीडर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, कंसीडर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। सर लिखना नहीं है, देखना है सिर्फ, ठीक है? क्योंकि मैं भी काटूंगा, रब करूंगा, तो एटलीस्ट जब मैं ख़त्म हो जाए, परफेक्शन आ जाए, तब आपको लिखना है, ठीक है? सेल्स रुपीज इन particulars, rupees in crores। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है? सेल 2500 मतलब 2500 करोड़, ठीक है? लेस वेरिएबल कॉस्ट से 25%, कितना आ रहा है? 625।
कैलकुलेटर लेके रखिए आप। ये आ जाएगा क्या, कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1, क्या हुआ बोलो, क्या कितना आ रहा है, 1875 लेस फिक्स्ड कॉस्ट 500, ये आ जाएगा क्या, 1375, ये आएगा क्या, प्रॉफिट, या बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है, लेस डिवेंचर इंटरेस्ट। सर कंपनी का प्रॉफिट पे सबसे पहले हक किसका है, डिवेंचर का, ठीक है। मेरे एग्जांपल में डिवेंचर है 800 इंटू 7.5%, कितना आ रहा है मुझे नहीं पता, ऐसे मैं अंदाज से मारा, कितना 60, इस इसको मैं 360 कर देता हूँ, 360 डिवाइडेड बाई 7.5% कितना आ रहा है, 360 डिवाइडेड बाई 7.5%, 4800, 4800 का 7.5%, ठीक है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1015 लेस टैक्स रेट, टैक्स रेट है टैक्स एक्सपेंसेस, से 40%, कितना आ रहा है, 609, हाँ ये नहीं इसका कितना आ रहा है, 40406, यह 609, ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, 235। सर कॉमन सेंस से अगर मेरा 7.5% ले रहा है डिवेंचर, तो डेट प्रेफरेंस डिविडेंड ज़्यादा लेगा या कम लेगा, ज़्यादा लेगा, से 9%, डिवाइड कर दो, 235 डिवाइडेड बाई 9%, कितना, 2611, 2611 का 9% बता दो, 2611 का 9%, फ्रैक्शन में मतलब डेसिमल में नहीं चाहिए, 235, ठीक है। ये आ जाएगा क्या, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, 374, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितना शेयर, तो बता रहा हूँ, सोचो 100 है, ठीक है। देयरफॉर ईपीएस अर्निंग पर शेयर बताओ 3.74 कितना रुपीज़, 3.74 ठीक है पर शेयर। अब बताओ क्या बोल रहे हैं आप लोग, बोलेंगे हर लड़का तो हर कोई तो इक्वल शेयर होल्ड नहीं करेगा। अर्निंग पर शेयर, हाँ अर्निंग पर शेयर मतलब कि ईच होल्डर का अर्निंग क्या है, हर एक होल्डर है उसका अर्निंग क्या है, 3 पॉइंट नहीं, क्यों एज्यूम करना होगा ये, आपका अगर सोचो ए है 100 है ना, बी है, सी है, डी है, ई है, 100 करोड़ है ना, 100 करोड़ ना, ये 75, ये सोचो आपका 40 करोड़, ये आपका 25 करोड़, 15 करोड़, 8 करोड़, कितना हो रहा है टोटल, क्या हो रहा है यहाँ, 12, ट्वेल्व, तो सोचो इतना होल्ड कर रहा है, तो इन लोगों का अर्निंग क्या आ रहा है, 3.74, हाँ नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर होल्ड, नंबर ऑफ शेयर्स होगा यहाँ पे, अरे एक ही बात है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब ठीक है, अब ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का होल्डर एक ही है, मतलब कि उतना टेक्निकल में जाते नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा मेरा 3.74, तो सर अगर 3.74 यहाँ अर्निंग पर शेयर हो गया, अब क्या होगा सर, आपको पता समझ में आ रहा है कि सबसे पहले प्रॉफिट पे हक लेने के लिए कौन आया, डिबेंचर, उसके बाद प्रेफरेंस, और लास्ट में क्या बचा, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का यहाँ जाते जाते लॉस हो जाए, लॉस होने पे सबसे ज़्यादा लॉस किसको होगा, इक्विटी को, सबसे ज़्यादा लॉस इक्विटी को होगा, ज़्यादा लॉस मतलब कि लॉस तो लॉस ही होता है ना, ठीक है, सब मतलब चांसेस लॉस होने का चांसेस सबसे ज़्यादा किसका है, इक्विटी का, उसके बाद प्रेफरेंस का है, और डिवेंचर का सबसे लास्ट में। अब इसको कंपनी क्या करेगी, एक शेयर होल्डर मतलब कि एक शेयर नहीं, एक शेयर पे कितना अर्निंग है, 3.75, अब इसको उसके बाद क्या होता है ना, कंपनी डिवाइड कर लेती है, यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर लोग बैठे हैं क्या लेने के लिए, सबके पास अपना अपना शेयर है हाथ में, और अर्निंग क्या सोच रही है कि मुझे 3 रुपीज़ मिलेगा, मेरा तो मार्केट में अभी चल रहा है ना, शेयर का दाम तो मिलेगा ही, उसके बाद अर्निंग कितना मिल रहा है, 3 रुपीज़, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है ना कि डिविडेंड बांटती है, डिविडेंड, इफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को, डिवेंचर को क्या मिला, इंटरेस्ट, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को क्या मिला, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये प्रेफरेंस डिविडेंड 235, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, इक्विटी डिविडेंड, ठीक है, शेयर्स में डिविडेंड आता है, तो इक्विटी को क्या मिलेगा, इक्विटी डिविडेंड, वो कितना लेने के लिए बैठी है, 3.74, 3.74 जो कंपनी लेने के लिए बैठी है, तो
कंपनी क्या करेगी, अगर 3.74 सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो कंपनी के पास फंड ही नहीं बचेगा। देख लीजिए, फंड तो खत्म हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, 3.74 नहीं बांटती है, दे गिव सम नॉम से 1.25, दे गिव से 1.25। तो कितना परसेंट डिविडेंड बांटी है, ये तो डिविडेंड दे दी। आई होप क्लियर है। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट earned by the company after giving all the obligation, dividend and to be precise equity dividend। ठीक है, यहाँ कौन बैठा हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर लोग। इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ बैठा हुआ है, उसको कितना दे दी 1.25। वो कितना एलिजिबल थे, 3.74 गई। कितना परसेंट डिविडेंड हुआ, कितना परसेंट डिविडेंड हुआ, कितना परसेंट डिविडेंड हुआ, 33.42%। गंदा फिगर आ रहा है। 3.74 का 25% कर लो, तो 3.74 का 25%, जीरो आ गया क्या, तो काम करो 40% कर लो। 3.74 का 40%, 1.4 1.5 बोल लो। मैं क्यों बोल रहा हूँ ना कि आपको मतलब इजी अच्छा फिगर दिखे, समझे ना। कितना परसेंट डिविडेंड हुआ सर, अगर किसी को डिविडेंड नहीं आ रहा है निकालना तो डिविडेंड निकाला बहुत इजीली मैंने। डिविडेंड पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर दिख रहा है ना, इनको इंटू 100 कर दिए। डिविडेंड कितना था 1.50, 3.74 इंटू 100 क्या आ रहा है, 25% नहीं 40% बोला ना। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो। बाकी का 60% इट इज अ क्लोबैक, टू रिजर्व एंड सरप्लस फॉर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसको एक और नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। मतलब अलग अलग नाम है, क्या बोलते हैं, रिटेंशन रेशियो। कंपनी रिटेन 60%, अब 60% तो कितना हो जा रही है, ये इसे लेस कर दो 2.24। आ रहे समझ में, क्लियर है यहाँ तक सर। 2.24 क्या है, कंपनी विल रिटेन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। 1.50 सर ये मेरा डिसीजन, मैंने इजीली सर इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, डिविडेंड पॉलिसीज, हाउ द कंपनीज मैनेजमेंट विल डिसाइड अबाउट द डिविडेंड डिसीजन ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द फैक्टर्स। ठीक है, इसके ऊपर चैप्टर है, मैंने तो ऐसे बता दिया, लेकिन प्रोसीड्योर यही है। इसका क्या डिसीजन पे ले लिया मैंने, तो अच्छा फिगर के ऊपर ले लिया, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कंपनी का बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है कि हाउ द कंपनी एक्सपेक्टिंग इट्स ग्रोथ टू द फ्यूचर। अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा है इन कमिंग ईयर्स में, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, तो आपको क्या लगता है कंपनी डिविडेंड देगी कि नहीं देगी, नहीं देगी या कम देगी, जो भी हो कम देगी नहीं देगी, ये सब्जेक्टिव मैटर। कितना देगी इज अ कैलकुलेटिव, कैसे कैलकुलेशन होता है वो आई हैव नॉट थॉट दिस, वो लेटर चैप्टर में आएगा।
बट अगर कंपनी का ग्रोथ का पर्सपेक्टिव अच्छा है तो ही विल गिव लेस डिविडेंड, he will give less dividend and he will try to plow back 100% of the profit. Then the dividend payout ratio कितना होगा? If the company plow back 100% of the profit, और बोल सकते हैं the company retain 100% of the profit. Language clear है? तो what is the dividend payout ratio? 0. Retention ratio 100%. Understood? अब कंपनी का ग्रोथ स्टेबल नहीं लग रहा है, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि सर मैं जितना कमाऊंगा ना, शेयर होल्डर उसका अपना पैसा ज़्यादा वो उसको दे दूंगा, वो ज़्यादा कमा लेगा। ऐसा मैं बोला कि मैं कंपनी का ग्रोथ नहीं है, कंपनी का मैं फ्यूचर ग्रोथ है नहीं, प्रोजेक्ट्स उतना ज़्यादा वायबल नहीं है, तो कंपनी विल गिव द डिविडेंड 100% टाइप, भर भर के डिविडेंड देगी कि ले भाई तुम ले लो, अपना पैसा लेके निकलो। अंडरस्टूड? इक्विटी कहाँ है? ठीक है, इसको बना लेते हैं। ऑनलाइन क्लास क्लियर है? ऑनलाइन क्लास ओके, जल्दी लिखना। सर ये टेबल लर्न करना पड़ेगा, टेबल लर्न करना मतलब आपका सीक्वेंस लर्न करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है? पहले डिबेंचर फिर टैक्स। जल्दी हाँ, नोटेड डिवेंचर हमेशा टैक्स के पहले रहेगा। इट इज़ ऑलवेज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, इट इज़ ऑलवेज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, मतलब इसका एक्सपेंसेस टैक्स अलाउ कर देता है, दिख रहा है ना? डिवेंचर हमेशा टैक्स के पहले रहेगा। ऊपर कर दे, हो गया? हाँ। और ऑनलाइन क्लास बताना अगर कोई छूट गया हो तो।
पे रुपीज़ है, ए पे रुपीज़ है। DPS is dividend per share, EPS is earning per share। कहाँ पे? रिजर्व एंड सरप्लस, ड्रॉबैक टू रिजर्व एंड सरप्लस। रिटेंशन रेशियो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हो सकता है, बोलने का चीज़ नहीं है लेकिन मैंने लिखवा दिया। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 40% है तो आपका रिटेंशन रेशियो 60% होगा, नॉर्मली है। हाँ, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है तो रिटेंशन रेशियो 60% होगा, मतलब 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा। ठीक है, मतलब अगर रिटेंशन रेशियो अगर 80% बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% होगा। ठीक है, हो गया, हटाए। देयर आर नेक्स्ट देयर आर 5 मेथड्स, नहीं ऐसा लिखो, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ब्रैकेट में KE। नंबर 1 बॉन्ड यील्ड मेथड, बॉन्ड अप्रोच। सिंपल सा, अगर बॉन्ड होल्डर बोल रहा है कि बॉन्ड होल्डर 9% का इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है, अंडरस्टूड, और मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 4%। मार्केट का प्रीमियम मतलब क्या हुआ कि अगर इक्विटी वाले को बोले कि भाई तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, बॉन्ड वाले को। दिख रहा है ना, क्यों? कि भाई हमको तो उससे ज़्यादा ही लेना है कि नहीं। ये इक्विटी लिया हुआ है, ये बॉन्ड लिया हुआ है, ठीक है। इससे पूछा तुम कितना ले रहा है, 9%, ठीक है। और बोले इक्विटी वाले से पूछे तुम कितना ले रहा है, तो 2 मिनट के लिए इसको सोचेगा ना तुम कितना ले रहा है कि नहीं। वो 9% बोला तो 8% तो नहीं बोलेगा ना, अंडरस्टूड। तो वो 9% बोला, ये सुन लिया, और उसके बाद ये क्या बोलेगा कि इक्विटी वाले क्या बोलेगा, हमको तो उससे ज़्यादा लेना है। कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, ये तो जजमेंटल है ना। कितना ज़्यादा, वो बोलेगा ये 9 लेगा तो मैं 20 लूँगा। बगल वाला इक्विटी बोला है ये 9 लेगा तो मैं 18 में मान जाऊँगा। इट्स जजमेंटल ना, अंडरस्टूड, बिकॉज द पर्सन होल्डिंग इक्विटी इज टेकिंग टू रिस्क, इज विलिंग टू टेक रिस्क लेने के बाद उसका कंपनसेशन कितना पे होगा, दैट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन ना,
अंडरस्टूड। तो बॉन्ड अप्रोच बोलता है, बॉन्ड अप्रोच में बोलता है कि सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई इज इक्वल्स टू बॉन्ड यील्ड प्लस प्रीमियम या बोल सकते हैं रिस्क प्रीमियम। दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है? कभी कभी एग्जाम में बॉन्ड बोल देगा बॉन्ड यील्ड 9% है और रिस्क प्रीमियम मार्केट में चल रहा है आपका 5%, तो व्हाट इज द इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी? इट्स 9 + 5, आंसर इज 14%। ठीक है, इसको लिखिए। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के ई इज इक्वल्स टू D1 प्लस G MPS। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल D1 डिवाइडेड बाय MPS प्लस G, where D0 is equals to dividend per share D1 is equals to expected dividend for next year D1 is equals to D0 1 plus G MPS is equals to market per share obviously less floating cost after deducting floating cost if any। ठीक है, G is equals to growth rate। नेक्स्ट नंबर 3 अर्निंग यील्ड मेथड K is equals to KE is equals to E1 by MPS प्लस G। अच्छा इंटू 100 भी कर लेना, इसमें इंटू 100 होगा, नीचे में भी इंटू 100 होगा, तभी आएगा रेट। यहाँ पे क्या है, यहाँ नहीं होगा। हाँ बॉन्ड बॉन्ड यील्ड 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 क्या दिए, डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं। देखो बॉन्ड यील्ड मतलब कि द इनकम अर्न बाय द
बॉन्ड प्रोवाइडर, अगर मैंने आपको बोला ना दो डाल, क्वेश्चन है कि बॉन्ड यील्ड क्या होता है, व्हाट इज बॉन्ड यील्ड, व्हाट इज बॉन्ड यील्ड। सर बॉन्ड यील्ड क्या होता है कि एक मैंने आपको याद है दिखाया था, कंपनी एक इन्वेस्टर, यही तो था, एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना उसका अर्निंग हो रहा था, 8%, 8% दिख रहा था, दैट इज द बॉन्ड यील्ड अर्न बाय द इन्वेस्टर, रेट rate earned by the investor, and KD is expenses borne by the company, different point of view है। अर्निंग यहाँ पे क्या बोला है कि अगर बॉन्ड वाले को कितना मिलता है ये बता, मतलब कि फ्रॉम इन्वेस्टर साइड, उसके बाद मेरा रिस्क प्रीमियम इज़ वेरी जजमेंटल, मैंने आपको बता दिया। जो अलग अलग यहाँ एक शेयर होल्डर है, मैडम भी एक शेयर होल्डर है, मैडम मान ही नहीं रही है 25% से नीचे, वो 9% है, ये 20% और मैडम 25%, मतलब मेरा रिस्क ज़्यादा, हमको ज़्यादा डर लगता है। इट्स ऑल अबाउट डर ना। यहाँ नीचे सबसे लास्ट में खड़े हैं, लास्ट में समझ में आ रहा है ना, सारा प्रॉफिट को सबको देने के बाद जो बचेगा वो मेरा है, मिलेगा तो आसमान तक। हो सकता है कि आपका कंपनी हज़ार हज़ार करोड़ का प्रॉफिट कमा के रख ली है और डिवेंचर को दे रही है छोटा सा 9%, अब मैडम के पास सारा है, तब भी मैडम को डर है। अंडरस्टूड। नहीं मिल, अलग अलग प्रॉफिट नहीं मिल सकता, प्रॉफिट नहीं मिला, वो तो आपके अर्निंग पे डिपेंड है ना। डिविडेंड तो सेम ही मिलेगा, डिविडेंड तो 60% मिलेगा, आपका शेयर ज़्यादा शेयर होल्डर है तो ज़्यादा अमाउंट का शेयर होल्डर है तो आप ज़्यादा को मिलेगा आपको। अंडरस्टूड। लेकिन परसेंटेज, इसीलिए तो परसेंटेज पे चलते हैं ना। रिस्क प्रीमियम क्या है कि सर आपका रिस्क प्रीमियम, इनका रिस्क प्रीमियम, टॉलरेंस लेवल कितना ज़्यादा है। आप बोलते ठीक है मैं 8% में भी मान लूँगा, ये 9%, मुझे 8% दे दो एक्स्ट्रा, मैं मेरा कॉस्ट यही है। ये मैडम बोलती है मेरा 10% एक्स्ट्रा, दैट्स द रिस्क प्रीमियम, इट्स वेरी जजमेंटल। रियल लाइफ में होने वाला नहीं है, रियल लाइफ में होने वाला नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट सम्स का पर्सपेक्टिव से। सम्स का पर्सपेक्टिव में तो आपको नहीं बोलेगा ना ढूंढ के लाओ, इट हैज़ टू बी गिवन इन द सम्स, तो आपको ऐड करना है बस। अंडरस्टूड। एक मिनट देखिए इसका, ओके। अर्निंग यील्ड मॉडल, ये तो अर्निंग यील्ड वेयर E1 इक्वल्स टू क्या होगा E1, अरे भाई D1 देख के बता दो E1 क्या होगा। E1 क्या होगा, हाँ एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर, ये है ना। अभी का जो अर्निंग मिल गया है वो दैट्स E0, अभी खड़ा है। एक साल बाद मिलेगा वो E1, 2 साल बाद E2, दैट्स E1 इज एक्सपेक्टेड फॉर द कमिंग फ्यूचर्स। एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर, जल्दी यहाँ चलाइए। तो E0, अगर हमको E1 निकालना है तो क्या होगा सर, आज का अर्निंग बताओ इनटू ग्रोथ क्या है, तो वो आपका 1+G, देख लो यही होगा ना। आपका अर्निंग आज का 10 रुपये है, सोचो अर्निंग 10 रुपये है और ग्रोथ रेट आपका 5% है, ग्रोथ रेट आपका 5% है, तो आपका अर्निंग, फ्यूचर अर्निंग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, 10 + 5% और 10 × 1.05, तो 10.5, दैट्स द अर्निंग है ना E1, तो वही है। MPS डाल दिया, ग्रोथ डाल दिया, ठीक है। देन उसके बाद ये लिख लिया,
नंबर 4, नंबर 4 रियलाइज यील्ड मेथड। रियलाइज यील्ड मेथड, डिविडेंड के ई इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस, अरे डिविडेंड से लिख देते हैं, डिविडेंड पर शेयर प्लस चेंज इन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बिगनिंग शेयर। ऐसे मत लिखते, जो आपने लिख लिया क्या, लिखा ना। P1 माइनस P0 ये हो जाएगा डिविडेंड यील्ड प्लस चेंज इन शेयर प्राइस। ठीक है, P0 is equals to price of share at the beginning P1 price of the share at the end देन बता देता हूँ, इसको ख़त्म कर लेता हूँ पहले। फिर कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, इसको बोलते हैं CAPM। KE is equals to RF plus RM minus RF into beta, where RF is equals to risk free return, RM equals to market return, और बीटा मल्टीप्लाई नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म है CAPM। याद हो जाता है, इतना समझा होगा ना, याद हो जाएगा अपने आप। एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, भर भर के पूछता है। CAPM, एक CAPM है और आपका ये वाला है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, DDM मेथड, इसको DDM बोलते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बता दिया था मैंने। ठीक है, अर्निंग वाला भी सेम थीम में है, अर्निंग है या डिस्काउंट है,
डिविडेंड है, ठीक है। रियलाइज्ड यील्ड मेथड, सर आपने किसी कंपनी का शेयर लिया 100 रुपया में, फिगर्स इजी बोल रहा हूँ, आप बिना कैलकुलेटर का बता देंगे। किसी का शेयर लिया 100 रुपया में, ठीक है, 1 साल के लिए होल्ड किया, उसके बीच में आपको 5 रुपया डिविडेंड मिला, और एट द एंड आपको आपका शेयर प्राइस था 113 रुपया। अरे क्लियर है? आपने शेयर कब लिया? 1 साल पहले। बीच में कितना डिविडेंड मिला? 5 रुपया। और जब 1 साल बाद आप बेचने जा रहे हैं, शेयर का प्राइस है 113 रुपया। आपका अर्निंग कितना हुआ? कितना अर्निंग हुआ बेच के? हाँ, सब आपका नेट अर्निंग कितना हो रहा है शेयर से? 18 दिख रहा है ना? 18 कैसे निकाला आपने? यही है, यहाँ पे दिख रहा है, डिविडेंड चेंज इन प्राइस बाय बिगिनिंग प्राइस। 18 बोला मतलब 18% है ना? 18%। कोई भी शेयर लेने पे 2 बेनिफिट होता है। पहला, उस पर क्या मिलता है? डिविडेंड। दूसरा, चेंज इन प्राइस। अगर चेंज इन प्राइस अप्रिशिएट कर रहा है तो बेच के आप पैसा कमा सकेंगे। 100 रुपये का शेयर अप्रिशिएट करके 500 रुपया हो गया तो आपका 400 रुपया का गेन है, ठीक है। बहुत एबनॉर्मल फिगर ले लिया। 100 रुपया का चीज़ अगर आपका 130 रुपया हो गया तो 30% का आपका एप्रिसिएशन है। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड सम कैपिटल ना, कैपिटल एप्रिसिएशन। बीच में कंपनी डिविडेंड दे दी आपको, बीच में आपको कंपनी डिविडेंड दे दी से 20%। आई थिंक क्लियर है? 20% डिविडेंड पे आउट रेशियो 20%, ठीक है। तो आपका कितना हो गया? 100 का 20%, 20 रुपये यहाँ कमाया। और उस टाइम कितना कमाया था? उस टाइम अभी मेरा एग्जांपल में कितना था? 130 था ना? 130 था। 30 रुपीज़ यहाँ कमाया है, 20 रुपीज़ यहाँ कमाया है, 150 रुपया कमा लिया ना? 50 रुपया कमा लिया ना, सॉरी, 30 रुपया और 20 रुपया, 50 रुपया कमा लिया। 100 रुपया कमा के 100 रुपया लगा के कितना कमाया? 50 रुपया। कितना परसेंट का यील्ड है आपके लिए? 50%। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी? के ई कितना होगा आपका? आपने जो निकाला है वो यील्ड निकाला है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। आ रहे ना समझ में? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हो रहा है कॉस्ट? 50%। प्रोवाइडेड फ्लोटिंग, इतना मैं जा नहीं रहा हूँ, फ्लोटेशन कॉस्ट में नहीं जा रहा हूँ। हमको पता है फ्लोटेशन कॉस्ट बोलूँगा तो आपको बोलेंगे कि 50% से ज़्यादा कंपनी का कॉस्ट है। मैं नहीं जा रहा हूँ उस पर, क्योंकि वो आप इंटरनलाइज हो गया आपके अंदर में। अंडरस्टूड? तो आप कंपनी का कॉस्ट क्या है? 50%। दैट्स द के ई ऑफ द कंपनी। अंडरस्टूड? यही है सी ए। हाँ, तो यहाँ पे हाँ सेम है, इसको P0 कर दो, ठीक है। एक ही है बिगिनिंग, यहाँ तो मैंने लिख दिया था ना बिगिनिंग वाला। एक्चुअली क्या है ना कि सर आपको लर्न नहीं आता क्या फॉर्मूला? मुझे अभी लर्न नहीं होता, ठीक है, करते करते इंटरलाइज हो जाता है। अंडरस्टूड? CAPM रेट निकाला है, सब में रेट निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सर एक डिविडेंड यील्ड से कमाया जाता है, एक चेंज इन शेयर प्राइस। इसी से 2 जगह से कंपनी का कॉस्ट आता है, मतलब कि बोल सकते हैं इन्वेस्टर का यील्ड है, चेंज इन डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड और शेयर प्राइस। अंडरस्टूड? CAPM कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी को इज्जत दे के बात करते हैं, मैक्सिमम यही जगह रहेगा। CAPM सर कॉस्ट, कंपनी कॉस्ट निकाली, ये सब क्या है सर? कॉस्ट निकालने का तरीका है, डिफरेंट अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अंडरस्टूड? डिफरेंट, यही तो है। अर्निंग मॉडल से निकल रहा है, डिविडेंड मॉडल से निकल रहा है, CAPM से निकल रहा है, बॉन्ड अप्रोच से निकल रहा है। डिफरेंट मॉडल सर कब यूज़ करेंगे? बेस्ड ऑन डेटा गिवन इन द सम्स। आपका सम्स में कौन सा डेटा दिया हुआ है वो निकालो, और सबसे भर भर के इसका डेटा मिलेगा आपको। अंडरस्टूड?
सर CAPM क्या होता है? CAPM बोलता है कि सर मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझसे पूछा जा रहा है कितना मिले, कितना चाहिए आपको, आपका अर्निंग कितना चाहिए, उस हिसाब से तो मेरा कॉस्ट होगा। मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझसे पूछा जा रहा है मेरा अर्निंग कितना चाहिए, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं जितना बोलूँगा उसी वही तो कंपनी का कॉस्ट आएगा ना। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सर मेरे पास जो पैसा है मैं आपका शेयर खरीदूंगा, मुझे डर है, आई हैव रिस्क। क्या चीज़ का डर है? पैसा डूब जाएगा, शेयर प्राइस गिरने का डर है, पैसा डूबने का डर है। और मैं उस जगह FD देख रहा हूँ। FD क्या है? फिक्स डिपॉजिट। पैसा डूबेगा? नहीं डूबेगा। FD का इंटरेस्ट 7%, दैट्स RF, रिस्क फ्री। रिस्क फ्री FD वाली फीलिंग नहीं आ रही है तो गवर्नमेंट का ट्रेजरी, गवर्नमेंट का बॉन्ड, गवर्नमेंट का इशू किया हुआ बॉन्ड, उस पर इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, वो भी इंटरेस्ट कम देता है बिकॉज इट्स वेरी सिक्योर। गवर्नमेंट आपसे सिक्योरनेस दे रही है आपको, दैट्स मीन्स दे विल गिव यू हाई इंटरेस्ट और लो इंटरेस्ट। लो इंटरेस्ट, दैट्स अ कॉमन सेंस। ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट का सिक्योरिटी में बाय कर लूँ, उसमें मुझे 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला तुमको समझ में है। तो हमको तो कम से कम 7% तो चाहिए ही, कोई इफ बट नहीं है। आपका शेयर में हम इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क लेंगे तो 7% से नीचे तो हम बात नहीं करेंगे। और उस पर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा? अगर उसके पूछे बॉन्ड यील्ड में तो जजमेंटल था, इसीलिए इसको रेस्पेक्ट दिया गया है कि ये जजमेंटल नहीं है, ये कैलकुलेटिव है, वेरी लॉजिकल कैलकुलेटिव। सर आप ये सर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से हमसे बात कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, याद आ रहा है? फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, ठीक है, जो क्या बेचती है? मेडिसिन। ठीक है, मार्केट गिर गया, इसका सेल पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? मार्केट गिर गया, इसका सेल पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? क्या ऐसे इफेक्ट पड़ेगा भाई? तुम दवा लेगा तो दवा नहीं खरीदेगा क्या? अंडरस्टूड? ठीक है, और मार्केट गिर गया, मार्केट बहुत शूट अप हो रहा है, इसका कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? तुम जितना का दवा ले रहा होगा वही उतना ही पैरासीटामोल खाएगा, मार्केट उड़ गया तो ज़्यादा तो खाएगा नहीं। तो सर मार्केट का अप एंड डाउन से ये फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या है? लेस अफेक्टेड है, बोल सकते हैं। एंड व्हाट इज मार्केट? सेंसेक्स एंड निफ्टी। निफ्टी और सेंसेक्स का बीटा को 1 बोला गया है। व्हाट इज बीटा? बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट, लिखो वहां पे, बीटा इज द sensitivity of the market. Beta is the sensitivity of the market. And is always 1, and is always 1. ठीक है, 1, always 1, 1, 1। ठीक है, सपोज अ कंपनी, लिखो, इज हाईली सेंसिटिव टू द मार्केट। सपोज अ कंपनी इज हाईली सेंसिटिव टू द मार्केट। हाँ, वोलाटिलिटी। इफ अ कंपनी इज हाईली सेंसिटिव टू द मार्केट, एग्जाम्पल लग्जरी ब्रांड कंपनी, लग्जरी ब्रांडेड कंपनी। ठीक है, इट मस्ट हैव द बीटा ऑफ क्या? मोर देन 1 या लेस देन 1 या 1। अगर इस हाईली सेंसिटिव कंपनी है, मतलब कि थोड़ा सा अगर मार्केट ऊपर नीचे हो उसके पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मार्केट अगर नीचे गिर गया है तो आदमी का पैसा, कोविड का साइन समझ लो, कोविड का टाइम, पैसा गिर गया तो आदमी का पैसा डूबा हुआ है, मार्केट गिरा हुआ है, तो उस समय कोई लग्जरी खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। तो अगर लग्जरी नहीं खरीदेगा, उल्टा लेते हैं, अगर मार्केट बहुत बूम में है तो आदमी भर भर के लग्जरी आईफोन खरीदेगा?
आईफोन ले लेता है ना, ठीक है, आईफोन खरीदेगा, तो सर वो मार्केट से हाईली डिपेंडेंट है कि नॉन हाईली डिपेंडेंट है? हाईली डिपेंडेंट है। मतलब मार्केट को थोड़ा सा छूने से वो ऊपर नीचे एकदम शूट अप होगा, शूट डाउन होगा, तो उसका बीटा 1 से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कॉमन सेंस है, क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली सा बात है ना। सेंसिटिव मतलब बीटा मीन्स वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी मतलब कि सर अगर मार्केट ये जा रहा है ना, ठीक है, मार्केट ये जा रहा है, नहीं सोच, ये नहीं, ये अगर मार्केट है, ये 1 है, ठीक है, जो आपका ज़्यादा लग्जरी स्टॉक है वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है, डिफेंसिव स्टॉक ऐसे मूव करेगा, उसका वॉलेटिलिटी क्या होगा? कम होगा। तो सर ये है, ये बीटा क्या होगा? बीटा इज लेस देन 1 है कि मोर देन 1 है? बीटा इज लेस देन 1 है कि मोर देन 1 है? लेस देन 1 है, से 0.9, इसका बीटा इज मोर देन 1 से 1.25, और मार्केट का बीटा 1। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? सर डिफेंसिव स्टॉक का बीटा हमेशा कम रहेगा। डिफेंसिव स्टॉक कब? सर उतना एनालिटिकल बोलने का ज़रूरत नहीं, जैसे बीटा बीच में आ गया तो मैं बीटा में ढुक रहा हूँ, ये तो बीटा में बोल के निकल जाता है कि बीटा है। रिमेंबर द बीटा ऑफ मार्केट इज 1, ठीक है। द बीटा ऑफ स्टॉक, द बीटा ऑफ stock highly volatile with respect to the market will be more than 1. The beta of a stock which is highly volatile with respect to the market will be more than 1. It is not 1.25. I'm just taking a number 1.25. It is a more than 1. ठीक है, the beta which is less sensitive to the market will be less than 1, and the beta with respect to the market which is already a sensitivity of the market is always 1. आ रहा समझ में? अगर ठीक है, ये वाला लिखो पहले, क्या कहाँ तक लिखे थे? सपोज अ कंपनी highly sensitive to the market, example luxury brand company, the beta of the market, the beta oblique ब्रैकेट में सेंसिटिव, बीटा ब्रैकेट में बीटा बाकी में सेंसिटिव, सेंसिटिविटी ऑब्लिक वोलाटिलिटी, सेंसिटिविटी वोलाटिलिटी जो भी बोलो, with respect to the market, with respect to the market will always be greater than 1, will always be greater than 1, will always be greater than 1. अंडरस्टूड? उसका उल्टा में खुद से नोट्स बना दो। A company which is defensive in nature, example pharmaceutical company, example pharmaceutical company, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या लिखा है उसमें? कंपनी में द बीटा with respect to the market,
द बीटा विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केट will always be less than 1, will always be less than 1, will always be less than 1. ओके तो सर मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट का रिटर्न से 20% है। सर ये रिटर्न कैसे आया 20%, बाद में बताएंगे, अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया। सोचो मार्केट का रिटर्न 20% है। तो सर और जो आपका स्टॉक है ना वो हाईली वॉलेटाइल है, मतलब मार्केट अगर 2% गिर उठेगा ना तो वो जड़ा के कितना परसेंट उठ जाएगा, 2.5%। अंडरस्टूड। तो 2% अगर 2.5% डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है, 1.25 बीटा आ गया। समझ में आ रहा है ना, 2% ये उठेगा तो 2.5% ये उठेगा, तो बीटा कितना हो गया 1.5। तो सर मुझे मार्केट में अगर पैसा लगा देता, मार्केट में पैसा लगा देता मतलब क्या, सेंसेक्स और निफ्टी में लगा देता। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, आपको कुछ मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करके लगा दो। जैसे जैसे मार्केट उठेगा आपका पैसा भी ग्रो होगा, मार्केट गिरेगा आपका पैसा भी गिरेगा। और मार्केट में लगा देता तो मुझे एक्स्ट्रा मार्केट से कितना चाहिए, 13%। एक तो मैं 7% तो चाहिए ही, और मार्केट से प्रीमियम जो आपका मैं रिस्क ले रहा हूँ, एडिशनल रिस्क कितना का ले रहा हूँ, 13% का ले रहा हूँ ना। मार्केट में लगा देता तो कितना हो जाता, वो 20%, लेकिन आपने 7% दे दिया तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 13%। और आपका बीटा सेंसिटिव कितना है 1.25, तो आ जाएगा के, मेरा के कितना आएगा 13 इंटू 1.25, 13 इंटू 1.25 प्लस 7, 23.25%। दैट्स माई के। फिर से बताता हूँ सर, अगर मार्केट में लगाता तो 20% मिलता, ठीक है, उसमें से तो आपने 7% तो दे दिया, तो मेरा प्रीमियम कितना बच गया 13%। और मैं आपका सेंस हाईली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो मैं तो 13 नहीं लूँगा ना, 13 से कुछ ज़्यादा लूँगा, कितना, जितना आपका बीटा है स्टॉक का, ठीक है। अगर मार्केट ही रहता तो 1 ही रहता ना, मार्केट रहता तो 1 ही रहता, लेकिन मार्केट में नहीं कर रहा हूँ, आपका स्टॉक में लगा रहा हूँ, तो मुझे आपका स्टॉक ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे ज़्यादा अर्निंग चाहिए, मुझे ज़्यादा डर है। अंडरस्टूड। तो कितना हो गया 1.25, तो आ जा रहा है मेरा 16.25 प्लस 7 जो दे रहा है तो देना ही होगा, दैट्स विल बी 23.25। आ रहा है समझ में। सर इतना खोल के कोई नहीं बताएगा, समझ लेगा लेके निकल जाएगा, फॉर्मूला देगा आपको, ये फॉर्मूला है और इसके ऊपर सम्स कर दो, लेकिन इतना खोल के कोई नहीं बताएगा कि प्रीमियम क्या समझा रहा है। मैं अब इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू हो जाए ना वो क्लियर होगा। वो पूछे व्हाट इज द रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम इज RM minus RF into beta, understand, risk premium is RM minus RF into beta, that's the premium portion that you are asking for. This is not a premium, this is the genuine return। आप में नहीं लगाएंगे ठीक है, मैं गवर्नमेंट का ट्रेजरी में लगा दूंगा, 7% तो मिलना ही है, उसके बाद कुछ ज़्यादा में, दैट्स द कैलकुलेशन। अंडरस्टूड। ओके चलिए एग्जाम्स करते हैं, खाली आज उस पर ही चला गया सारा दिन। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? हाँ वो मिस हो गया, हाँ वो मतलब कि इंटरनेट इशू हो गया। आप लोगों ने नोट्स लिखा है क्या? ये नोट्स लिखा है क्या? मैं जब सम्स करवाऊंगा ना फिर से एक बार रिविजिट करूंगा। अंडरस्टूड। नोट्स लिख लिया है क्या यहाँ तक? हाँ ठीक है।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड डिस्काउंट डीडीएम मॉडल और सीएपीएम, ये सबसे ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। ठीक है सर, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सम्स करते करते याद हो जाएगा। वो आपका इतना बड़ा फॉर्मूला था ना, इंटरेस्ट 1 माइनस टी एफ माइनस पी, वो याद हो गया ना, वैसे भी याद हो जाएगा ये। ओके सम्स पे जाते हैं धीरे धीरे। सर कंपोनेंट वाला सारा खत्म हो गया है, अब इक्विटी कराएंगे तो आपका मैक्सिमम काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ से पढ़ते हैं 2 नंबर से, 1 नंबर बाद में आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, ये अब मैंने शेयर किया है क्या? नहीं किया ना। शेयर करना है ना ये इसको। आप लोगों ने होमवर्क किया है क्या? होमवर्क ऐसा है जो नहीं बना होमवर्क? ठीक है, एक बार उल्टा है क्या कुछ? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं मैं एक बार चेक कर। कहाँ? वो इशू प्राइस है। ठीक है एक मिनट हम देख लेते हैं ये क्या हुआ। ये मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। अरे प्रेफरेंस शेयर होगा। दे मैंने शेयर कर दिया। ठीक है यहाँ पे देखो, ठीक है बाद में डिस्कस करते हैं क्या है। 2 नंबर देखिए, द करंट मार्केट प्राइस, द करंट मार्केट प्राइस ऑन द एक्सपेक्टेड डिविडेंड ईयर डिविडेंड कितना है? 90 रुपीज़ एंड 4.5 रुपीज़। द करंट मार्केट प्राइस एंड एक्सपेक्टेड ईयर एंड डिविडेंड ऑफ एन इक्विटी शेयर इज 90 एंड 4.5। ठीक है, मैंने क्या ऊपर लिखा था, कौन सा मॉडल आ रहा है ये? द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज एक्सपेक्टेड एनुअली, द डिविडेंड ग्रोथ रेट मॉडल नहीं सॉरी, द डिविडेंड ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है? 7%। द कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, कौन सा मॉडल है ये? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अंडरस्टूड? लिखिए। नहीं दिया होगा हर बार, कुछ नहीं दिया होगा हर बार कुछ देने का कोई स्कोप नहीं है। अंडरस्टूड? सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2, एज पर डीडीएम, आई थिंक क्लियर है डीडीएम। एज पर डीडीएम, प्लीज़ एग्जाम में डीडीएम मत लिखना, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, मैं टाइम सेव करने के लिए कुछ भी लिखवा देता हूँ, एग्जाम में मत लिखना, हाथ चलाने का ट्राई करना, जरा झट झट हाथ चले। एज पर डीडीएम के ई इज इक्वल्स टू D1 बाई, एज पर डीडीएम के ई इज इक्वल्स टू D1 बाई P0 लिखो या MPS लिखो, इंटू सॉरी प्लस जी होल इंटू 100, प्लस जी होल इंटू 100। साइड में लिखना D1 इज इक्वल्स टू, साइड में D1 इज इक्वल्स टू D1 इज इक्वल्स टू 4.5, दिख रहा है ना?
सर D1 है या D0 है, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा आपको। D1 इज करेंट डिविडेंड, सॉरी D0 इज करेंट डिविडेंड और D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड। यहाँ पर एक्सपेक्टेड वर्ड लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट D1 लिख दिया। अगर D0 लिखा रहता तो मैं क्या करता, इसको ग्रोथ डाल के उसको बढ़ाता। कितना ग्रोथ था, 7%। तो मैं अगर ये D0 लिखा रहता तो मैं क्या करता, इसको 4.5 इंटू 1.07 ऐसे करता। अंडरस्टूड? तो क्योंकि मेरा D1 इज इक्वल्स टू D0 इंटू 1 प्लस G रहता है, ये मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। या एक्सपेक्टेड वर्ड लिखा हुआ था, दैट्स द की वर्ड। तो आपको आपको ये जानना होगा कि ये एक्सपेक्टेड है, ये करंट डिविडेंड है या कमिंग फ्यूचर में है, कमिंग फ्यूचर में है, ठीक है। कितना आ रहा है ये लिखिए। ये आपका D1 कितना है, 4.50 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 0.07 होल इंटू 100, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 12%। आंसर है 12% क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए खुद से। हाँ, सेम मॉडल। अगर कोई डिविडेंड का बात कर रहा है तो इट्स DDM, ठीक है। अगर डिविडेंड का बात कर रहा है तो इट्स DDM मॉडल। अर्निंग का बात कर रहा है देन अर्निंग मॉडल। RF दिया रहा है तो CAPM, ठीक है। इट विल बी DDM मेथड। चलो D1 इज इक्वल्स टू D0, ये D0 या D1 है, D0 है, इंटू 1 प्लस G। D0 क्या है, 3 इंटू 1.10, 3.30, ये आएगा D1। देन as per DDM model, K is equals to D1 by MPS plus G into 100। कितना आंसर, 5.5% है क्या, इतना कम नहीं होता है, गलत है कुछ, 55, बट 55 15.5 15.5 15.5 15.50 5% नहीं होता जनरली इतना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऊपर वाला 1 नंबर 15.5 नहीं आ रहा है क्या, ये 3.30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 0.10 होल डिवाइडेड इंटू 100, कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है, 3.3 0.055 प्लस 0.10 इंटू 100 आ रहा 15.50%, ठीक है। ग्रोथ देना मत भूलना भाई। नेक्स्ट ये वाला, ये निकालिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1, द कंपनी पेज डिविडेंड कितना 20% ऑन इक्विटी शेयर और फेस वैल्यू। एक ना डिविडेंड किसके ऊपर लगता है, प्राइस पे लगता है या आपका फेस वैल्यू पे लगता है? फेस वैल्यू पे लगता है। फर्स्ट डे से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 100 each. Find the value of equity given that expected rate is the dividend rate is expected to same. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ग्रोथ नहीं है कंपनी में ग्रोथ नहीं है। एंड रिक्वायर्ड रेट कितना है 15%। कौन सा मॉडल लगेगा पहले ये बताओ, कौन सा मॉडल लगेगा? सर डिविडेंड लिखा है तो आपको फीलिंग आ जाना चाहिए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगेगा, अंदर में ये फीलिंग आ जाना चाहिए। सर डिविडेंड है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, आरएफ आरएम दिया हुआ है तो सीएपीएम, ये फीलिंग अंदर में इंटरनलाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या बोला है, ये क्या दिया हुआ है डिविडेंड, किस पे निकालना है 100। तो और कंपनी में ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं बोलता था, दैट विल बी आवर व्हाट D0 या D1, कुछ नहीं बोलता तो ये क्या होता D0 या D1, जीरो होता। एक्सपेक्टेड नहीं बोला है तो दैट विल बी D0। फिर इसको ग्रोथ से निकालते हैं, ग्रोथ दिया ही नहीं हुआ तो ग्रोथ नहीं दिया हुआ तो D0 D1 में क्या फ़र्क पड़ता है? D0 इक्वल्स टू D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल टू D3, अंडरस्टूड। जब ग्रोथ ही नहीं है तो ऑल डिविडेंड आर सेम, तो D0 इज इक्वल्स टू कितना 100 का 20% कितना 20, ठीक है। यहाँ पे आपका जी क्या दिया हुआ है 0, तो के ई इज इक्वल्स टू D0 या फिर चलो D0 लिखना है D1 लिखना है, कोई लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट प्राइस प्लस जी इंटू 100, D1 लिख दो यहाँ पे, नहीं D0 ही रहने दो, ठीक है। के ई इज इक्वल्स टू D0 कितना 20, सॉरी के ई इज इक्वल्स टू D1 बाई MPS प्लस जी इंटू 100, ये कितना है 20, ये कितना है 15%, 0.15 लिख देते हैं हम। लास्ट में जो 100 लिखते हैं उसको हटा देंगे, 0.15 कर दे रहे हैं, ठीक है। 20 बाई MPS यही होगा ना, प्लस 0 ही होगा। MPS इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 0.15, तो MPS इज इक्वल्स टू क्या आ रही है 133.33। इसमें मार्केट प्राइस निकालने बोला था, फॉर्मूला है ना, कुछ भी निकालने बोल सकता है, ग्रोथ भी बोल सकता है निकालो, अंडरस्टूड। उसीलिए तो वहाँ पे लिख दिया ना 0.15, 15 लिखता फिर डिवाइड करता 0.15 ही आता। ये वाला, अरे ऐसे लिख सकते थे ना, 15% लिखना पड़ता ना, 15 इज इक्वल्स टू D1 बाई MPS, यही है ना, प्लस G इंटू 100 लिखते, 100 इधर चला आता तो 0.15 ही रहता ना, यही तो लिखा ना, 100 हटा दिया 0.15 लिख दिया। हो गया। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या आपको?
3 नंबर हो गया ना, 4 हो गया, 4 कीजिए, चलो घर पे करना, 4 हटाइए, 5 कीजिए, 4 होमवर्क रख लेना, ठीक है, देख लो हो जाएगा ना। करंट मार्केट प्राइस 80 दिया हुआ है, करंट डिविडेंड पर शेयर 4 दिया हुआ है, तो क्या है, D0 है D1 है, D0 है। इन केस द डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना, निकल जाएगा। एनुअल ग्रोथ रेट 5 नंबर, एनुअल ग्रोथ रेट इज 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। डिविडेंड यील्ड इज 9/11, फाइंड देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बोला डिविडेंड यील्ड दे दिया, याद है मैंने लिखा था, डिविडेंड यील्ड और ग्रोथ इन शेयर कैपिटल, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ होता है तो शेयर कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया वही तो बढ़ता है, शेयर प्राइस बढ़ता है, तो शेयर प्राइस कितना है 50%, किसका 50%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, KE का 50%, और डिविडेंड यील्ड दिया हुआ कितना 9/1/12। तो सर आपको ये समझ में आ रहा है क्या, KE इज इक्वल्स टू डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, है क्या, मैंने लिखवाया है क्या ये वाला, लिखवाया है क्या ये वाला, डिविडेंड यील्ड प्लस आपका रियलाइज्ड यील्ड, यही तो है, डिविडेंड यील्ड प्लस क्या आपका चेंज इन शेयर प्राइस, दैट्स द ग्रोथ, अंडरस्टूड, चेंज इन शेयर प्राइस दैट्स द ग्रोथ। सर आपका शेयर प्राइस 100 था, अब 113 हो गया, दैट्स 13% ग्रोथ इन शेयर प्राइस, अंडरस्टूड, यही वाला है, ठीक है। तो सर ये बोला है 0 KE इज इक्वल्स टू D1 1/11, 1/9 होता है क्या, कितना होता है 100/11% ना, 100/11, 100/11 होता है ना परसेंट, तो 1/11 ही हो गया, 1/11 ही हो गया ना, तो ये वाला आपका 1/11, 1/11 प्लस 0.5, 0.5, एक मिनट, ये 0.5 है, 1/2 KE, देखो समझ में आ रहा है क्या, ये नहीं समझ में आ रहा है 1/11, ये नहीं समझ में आ रहा है सर, ये क्या है 9 1/11, यही है ना, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 1/11%, यही है ना, तो सर ये क्या हो जाएगा 100/11%, ठीक है। 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/100, तो 11% को परसेंटेज हटा दिए, फ्रैक्शन में लेने जाना है, तो इंटू 100 कर दिए, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया, तुम लोग का क्लास 10 में मैथ्स था, 5% क्या लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 5/100, फ्रैक्शन में लेने जाएंगे तो 1/20, ठीक है। 10% क्या लिख सकते हैं 1/10, 9 1/11%, ये हो जाएगा 100/11%, और क्या हो जाएगा 100/11 इंटू 100 होगा, तो ये हो जाएगा 1/11, आ रहा समझ में,
तो वो तो हट गया होगा। के ई इज इक्वल्स टू डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ। तो के ई इज इक्वल्स टू 9 1/11% प्लस 50% 50% ऑफ के ई। देखो ये समझ में आ रहा है क्या? आ रहा समझ में? तो इसको 1/11 प्लस 1/2 के ई कर दे। अरे भाई तुमको परसेंटेज में नहीं डालना है, ऐसे ही डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फ्रैक्शन में ले गया, नहीं ले जाना है आपको, ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट अ मैथ्स, नथिंग एल्स। ठीक है, ये इधर हो जाएगा तो 1/2 के ई इज इक्वल्स टू 1/11। तो के ई इज इक्वल्स टू 2/11। कितना आ रहा है ये? के ई इज इक्वल्स टू तो 18.18% दिख रहा है आपको? हो गया? आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है? 6 नंबर, 5 तक हो गया ना? 6। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स लिमिटेड कितना है? 40% इक्विटी, 40% प्रेफरेंस एंड 20% डेट। दिख रहा है आपको? 40% इक्विटी, 40% प्रेफरेंस और 40% 20% डेट। द आफ्टर टैक्स कॉस्ट, आफ्टर टैक्स दे दिया है, ठीक है। कॉस्ट क्या दे दिया है? प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल केपी निकाल के दे दिया, कितना? 15%। केडी भी निकाल के दे दिया, कितना? 7.2%। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। देखो एक सम्स लिखिए, ऐसे नहीं होगा, ये एक सम्स लिखिए। द कंपनी एग्जाम्पल, द कंपनी हैज the following balance, the company has the following source of fund. The company has the following source of fund: equity 1000, preference 800 and debt 600. ठीक है। and its relevant cost is 22%, 18% and 11%। 22%, 18% एंड 11, आई थिंक क्लियर है। 22% इक्विटी का, डेट का 11 और प्रेफरेंस का 18। ठीक है। टैक्स रेट इज 30%। फाइंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले देखेंगे, ठीक है।
कैलकुलेशन फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। component weight amount weight cost W इंटू के। क्या क्या था कंपोनेंट? इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट। अमाउंट क्या क्या था? 1800, 600। टोटल क्या आ रहा है? 2400। ठीक है, 2500 कर लेते हैं, फ्रैक्शन ईजी होगा। इसको 700 कर दो। जस्ट इजी, अच्छा लगे कैलकुलेशन इसके लिए। कितना आ रहा है? 1 बाई वेट कितना आ रहा है? इक्विटी का वेट कितना है? 1000 डिवाइडेड बाई 2500 कितना आ रहा है? 0.4। ये 800 डिवाइडेड बाई 0.34, ये 0.28। सबका वेट 1 आ रहा है ना? वेट सबका 1 आ रहा है ना? लास्ट में देखने का तरीका क्या है? 8 4 12, 12 नहीं आया, 3 2 होगा ना? देखने का तरीका क्या है? लास्ट में जोड़ देना, 10 आना चाहिए, तो समझ में आता है कि कॉस्ट क्या लिख दिया? कॉस्ट क्या क्या है? इक्विटी का 22, 18, ये 11 होगा या आफ्टर होगा? 11 इंटू 1 माइनस 0.30 क्या आ रहा है? नहीं, बाकी नहीं होता आफ्टर टैक्स। आपका टैक्स कब होता है? ठीक है, ये यहाँ इम्पोर्टेंट है कि आपका जो टैक्स डिडक्ट होता है ना, सिर्फ डिबेंचर पे होता है। ठीक है, ये देखने का चीज़ है, नोट करके रखो। ठीक है, सिर्फ डिबेंचर पे टैक्स लेस होगा और किसी पे टैक्स लेस नहीं होता। ठीक है, या क्या हो रहा है? डब्ल्यू इंटू के कितना आ रहा है? बताओ भाई, जल्दी बताओ। 0.8, 0.0। अरे 22 इंटू 0.4, नहीं परसेंट नहीं करना है, एक परसेंटेज एक डेसिमल में जाएगा। 8.8, फिर 5.76, देन टोटल क्या आ रहा है? क्या? 16.716। ठीक है, दैट्स द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही बनाने का आपका 7 नंबर रहेगा। ठीक है, ये टेबल बनाने का 7 नंबर मार्क्स मिलेगा। तो आपको बड़ा सम्स कहाँ से? ऐसा नहीं होगा कि आपको सब दे देगा और आपको बनाना पड़ेगा। ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। जैसे के ई निकालने का बता दिया, कैसे के ई निकालते हैं, के पी भी बता दिया, के डी भी बता दिया। अंडरस्टूड?
ये तो बहुत इजी, ये तो सम्स में दे देगा, ये आपको निकालना पड़ेगा और उसका लास्ट में टेबल निकाल के WACC बनाना पड़ेगा, दैट्स विल बी योर सम। ठीक है, उतार लीजिए, इसको ठीक कर लेना, 700 600 स्क्वायर हुआ तो 700 कर लेना, इसको वर्किंग देखना पड़ेगा। अभी तो मैंने दे दिया ना सारा कॉस्ट निकाल के, तो इजी हो गया सम्स। ठीक है, बाकी सम्स बाद में। जल्दी। ये वेट 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिखने से चलेगा, लेकिन 1 होना पड़ेगा। ठीक है, हटाओ। सर आप होमवर्क करके रखना। 4 नंबर डाल दिया ना मैंने होमवर्क। 6 7 ट्राई करना, 6 7 ग्रोथ निकालना है। 8 एक जगह लिखिए, 6 7 8 9 18 और 20। ठीक है, ओके, चलो ये जब मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा तो। थैंक यू। अच्छा, क्या प्रॉब्लम था उसमें? कितने नंबर है? द कंपनी इज कंसिडरिंग द 7 नंबर कॉस्ट ऑफ डेट का। द कंपनी कंसिडरिंग 100 लाख बाई इशूइंग अ डिवेंचर ऑफ 100 ईच। इशू प्राइस क्या है? 100 विद अ कूपन ऑफ 10, मेच्योरिटी 5 years, करंट मार्केट प्राइस इज 80। ठीक है, एडवाइज द कंपनी एज टू कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट ही निकालना है ना। KD 7 नंबर कर रहा हूँ। KD इज इक्वल्स टू रिडीमेबल डेप्ट है, इंटरेस्ट का कितना है? 10% ऑफ 100। इंटरेस्ट 10% ऑफ 100 10, तो 10 इंटू 0.65। आई थिंक क्लियर है। 0.65 कहाँ से आया? प्लस मैच्योरिटी नहीं, ये आपका फेस वैल्यू, रिडम्पशन प्राइस 100 होगा। 100 माइनस 80 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 प्लस 80 बाई 2, क्या आ रहा है?
20 बाई पी नेट 20 होगा। 20 क्यों होगा? हाँ 80 तो लिखा है। पी नेट मतलब क्या होता है? इशू प्राइस नेट ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट तो दिया नहीं है इसमें। तो कंसिडरिंग बाई कंपनी कंसिडरिंग कुछ तो इसमें स्टेटमेंट मिस्टेक होगा, अभी मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, कितना आ रहा है ये? 11 पॉइंट कितना आंसर? 7.67%। हाँ ये 67। ठीक, मैं एक बार चेक कर लूँगा। 7 नंबर ना, ठीक है। और कुछ? कंपनी इश्यूज, ये लास्ट है क्या? और भी है क्या? 6 नंबर रिडीमेबल है, ब्रोकरेज। इसमें तो आपका पी नेट आएगा 100 माइनस 2 98, रिडम्पशन आएगा 100। नहीं, आप तो सी नंबर देख रहे हैं ना, मैं डी नंबर बता रहा हूँ इसको। डी नंबर, डी नंबर ही ना। सी का बोला है क्या? प्रीमियम क्या बोला है? इफ डिवेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम, मतलब कि इशूड, ये तो 100 ही होगा, ये 110 होगा। क्या आंसर नहीं आ रहा है क्या? हाँ सही है, सही है। हाँ 6.07। नहीं तब तो गलत है ये। नहीं प्रीमियम है ना। ठीक है मैं देख लूँगा। 6 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर ना, 6 का सी। ठीक है चलो। ये कहाँ से आ गया? चलो थैंक यू। 7 नंबर 6 नंबर ना, ठीक है। थैंक यू ऑनलाइन। थैंक यू सर।